डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आराम से सुनना, ठीक से समझना। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत कम लोगों को बहुत कम समझ में आता है और उससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। पहला बात, मैंने क्या बोला कि हमारे बॉडी का हम सब में 99.9% क्या है, सेम कोडिंग मौजूद है, ठीक है। हमारे जो डीएनए सीक्वेंस है हम सब में वो कितना है, 99% सेम सीक्वेंस है, 99.9%। सिर्फ 0.1% हम लोगों का अलग है। तो अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब यूज होता है, कब यूज होता है। सोच, वो पेरेंटिंग डिसाइड करने में, कौन फादर है, फादर डिसाइड करने में। कभी कभी एक बच्चे का बोल रहा है कि दो लोग बोल रहे हैं कि हम उसका बाप है, अब कौन उसका असली बाप है, वो डिसाइड करने के लिए। और एक बात है कि वही बात है कि आज कल एग्जाम है, आज सबका क्लास रखा था, आप क्या किए, सब मिलके मुझे मार दिए, ठीक है। अब मारने के बाद क्या किया, गला घोट के मार दिए, ठीक है। अब मारने के बाद क्या होगा, हमारे गले में किसी का एक उंगली का निशान आया। तो उंगली का निशान कौन है, फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग मतलब फिंगरप्रिंटिंग बायोमेट्रिक हम लोग डालते हैं। तो हमारे बॉडी में फिंगरप्रिंटिंग सबका अलग होता है। तो पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, फिंगरप्रिंटिंग से, नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको पकड़ लेते थे, बोलते ना ऐसे करके देखना। वो सीआईडी में प्रद्युम्न आता था, दया, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो उससे फिंगरप्रिंट ले लेता था। जो क्रिमिनल है वो भी तो और खचड़ा है, वो क्या करेगा, वो सर्जरी करके अपना फिंगरप्रिंटिंग चेंज कर लेगा, ठीक है। तो पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन वह सर्जरी करके क्या क्या चेंज करेगा, तेरे बॉडी का हर एक सेल के अंदर, बाल का हो, ब्लड का हो, सीमेन का हो, हर एक सेल में डीएनए का जो एनोटेशन है, सीक्वेंस है, वो तो सेम रहेगा ना। इसके बारे में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कौन है खूनी, कौन है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कैसे देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखेंगे, ठीक है। मतलब वो जो 0.1% जो पार्ट हम सब में अलग है, उसको पकड़ के, उसको आइडेंटिफाई करके असली खूनी को ढूंढना, जो बच्चे का पेरेंट कौन है, बाप कौन है, उसको ढूंढना, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे बेसिकली फर्दर आइडेंटिफिकेशन में। कोई भी उसके बाद जो मैंने बोला क्रिमिनल केस में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं, ओके। समझ में आ रहा है बात। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने क्या बोला, 99.9% हमारा डीएनए सबका सेम, डिफर कहां पे करेगा, 0.1% में करेगा। ये जो 0.1% है, वो 0.1% में हम सबका अलग अलग फेनोटाइप, जो तुमने बोला पहले कि हम सब जो अलग अलग देखने में है, वो 0.1% अलग की वजह से हो रहा है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग और क्या बोलेंगे, डीएनए टाइपिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए का प्रोफाइल बनाना है, ये भी बोला जाता है। इज अ क्विक टेक्निक टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल बाय आइडेंटिफाई दिस यूनिक डिफरेंसेस इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। ये जो यूनिक पार्ट है, कोई स्पेसिफिक जगह में रहेगा ना, उस स्पेसिफिक जगह हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सुन, ऐसे पढ़ाएंगे भूलेगा नहीं पक्का कभी, ठीक है। इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। तो एलेक जेफरी को क्या बोलेगा, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलेंगे। ये इंग्लैंड का, यूके का रहने वाला था, ये कहां का रहने वाला था, यूके का रहने वाला था। लेकिन इंडिया में लालजी सिंह और कश्यप, ये दोनों कहां से था, ये दोनों सीसीएमबी था। सीसीएमबी ये कहां से था, सीसीएमबी हैदराबाद में था। इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली हमारा जो लालजी सिंह है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एकदम ऐसे ठीक से समझना, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसमें डिफर करता है, जो मैंने बोला कि 0.1% जो ऐसा डीएनए है जो हम सब में अलग है, उसमें ऐसा कुछ सीक्वेंस है जो हमारे बॉडी में बार बार रिपीट करता है। क्या मैंने बोल रहा हूं, बार बार सुन लीजिए। हमारे बॉडी में ऐसा कुछ डीएनए है जो क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। क्या रहेगा, ये सीक्वेंस कोई प्रोटीन को कोड नहीं करता है, इसको हम लोग नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं या फिर जंक डीएनए बोलते हैं, ओके। कोई प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब हमारे बॉडी में अलग अलग है। तो हम लोगों का जीन को, हमारा जीनों को आइडेंटिफिकेशन में ये वाला पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ओके। ये जो नॉन कोडिंग, जो जंक वाला डीएनए है ना, ये हमारा बाकी डीएनए से थोड़ा हल्का होता है। क्यों, क्योंकि ये 80 रीच होता है, 80 एडिनिन और थायमिन रीच होता है, और बाकी वाला जीसी रीच होता है, तो वो ज्यादा भारी होता है,
ओके, हम इसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करेंगे, हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। ठीक है, किस मीडियम में, सीजियम क्लोराइड मीडियम में। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। अब जब अलग करेंगे, एक बात बोल, क्या होगा, जो भारी वाला पार्ट है, जो भारी वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और हल्का वाला पार्ट ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा, अगर हम लोग इसको, इसमें अगर हम लोग यूवी रे डालें, जब रे डालेंगे, जो अगर जो ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ में क्या आएगा, ग्राफ में एक बात बोल, अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ये जो भारी वाला पार्ट है, हेवी पार्ट, वो ज्यादा रे को एब्सॉर्ब करेगा ना, यूवी रे को एब्सॉर्ब करेगा। तो ये जो हेवी पार्ट है, ये पार्ट क्या करेगा, ये पार्ट हमारा लार्ज पिक देगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा, लार्ज पिक देगा। ठीक है, और जो हमारा जो छोटा वाला पार्ट है, हल्का वाला पार्ट है, वो स्मॉल पिक देगा। समझ में आ रहा है ना बात, ये इसका पिक ज्यादा ऊंचा होगा, इसका पिक छोटा होगा। ठीक है, हम लोगों का काम, अच्छा हम लोगों का काम का पिक कौन सा है, ये हल्का वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये जो माइनर पिक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर पिक। ओके, और इसको बोलेंगे माइनर पिक। तो हमारा काम था ये माइनर पिक वाला, क्योंकि 80 रीच वाला सीक्वेंस को हमें निकालना है, जहां पे हम लोग को रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, जो जंग डीएनए, इसको बोलेंगे बल्क डीएनए, इसको क्या बोलेंगे, बल्क डीएनए, ये ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और इसको हम लोग और एक चीज बोलेंगे, जो माइनर पिक है ना, यहाँ पे जो डीएनए है, उसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट लोकेशन पता करेगा। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। और तो बल्क डीएनए क्या करेगा, मेजर पिक करेगा, और सैटेलाइट डीएनए क्या करेगा, माइनर पिक करेगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर पाएंगे बल्क डीएनए से सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट द सेंट्रीफ्यूगेशन विद सीजियम क्लोराइड। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे कि डेंसिटी ग्रेडियंट के टाइम में सीजियम क्लोराइड से हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस सेपरेट फ्रॉम बल्क जीनोम। ठीक है, एज अ डिफरेंट माइनर पिक्स, उसका पिक अलग हो जाएगा। ओके, तब हम उसको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला, इसका ये कम पिक दिया है, ये कम रे को एब्जॉर्ब किया है, कम पिक दिया है, हम उसको अलग कर लेते हैं। अलग कर पाएंगे दोनों को। ठीक है, नोन एज सैटेलाइट डीएनए, इसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। किसको, माइनर पिक वाले को। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पिक, ये ज्यादा रे को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अब एक बात है, सैटेलाइट डीएनए को हम लोग, हमारे पास क्या है, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर पाएंगे। एक को बोलेंगे मिनी सैटेलाइट, बहुत अच्छे समझना, एक को बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। किसके हम लोग पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, जब भी क्लासिफाई करेंगे हम लोग देखेंगे कि किस बेस में हम लोग क्लासिफिकेशन किए। यहाँ पे किस बेस पे क्लासिफिकेशन किए, तीन चीज के बेस पे क्लासिफिकेशन किए। पहला बात कि उसका बेस कॉम्पोजिशन कैसा है, AT/GC का रेशियो कितना है उसका, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, हम लोग देखेंगे जो रिपीटेटिव सीक्वेंस हो रहा है, जो सीक्वेंस कितना लंबा है। और क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, कि जो नंबर है, जैसे सोच कि ATGC बन रहा है, ये कितना बार रिपीट हो रहा है, या फिर सोच कि ATGCA है, ATGCA कितना बार रिपीट हो रहा है, ये हम लोग उसका नंबर डिकोड करेंगे, कि नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट को डिकोड करेंगे। समझ में आ रहा है, तो तीन बेसिस में AT/GC रेशियो, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। ओके, ये जो हमारा जंग डीएनए रहता है, ये जंग डीएनए है जो माइनर पिक में था, इसमें मैंने क्या बोला, रिपीटेटिव सीक्वेंस देखा जाता है। अब देख, रिपीटेटिव सीक्वेंस दो तरीके का होता है, दो तरीके का रिपीट होगा। एक जैसे बोलो, मैंने बोला ATTA, पकड़ ले, ATTA, ऐसे करके रिपीट हो रहा है, देख रिपीट हो रहा है बार बार, चार तरीके का बेस, चार बेस बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर और एक टाइप का रिपीट हो सकता है, देख ठीक से समझना, ऐसे हो सकता है ATTAGC, फिर ATTA। देख बीच में क्या आ रहा है, GC आ रहा है, मतलब कुछ दूसरा बेस आ रहा है। जो रिपीटेटिव यूनिट है उसके वो कंटिन्यूअस रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बीच में एक कोई ना कोई आ जा रहा है। इसको बोलते हैं, ये वाला रिपीट को बोलते हैं टेंडम रिपीट। क्या बोलेंगे,
टैंडम रिपीट, और इसको बोलेंगे इंटरस्पार्स रिपीट, फैला के है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्पार्स रिपीट। बोल समझ में आया बात? हम लोग का काम का ये है टैंडम रिपीट। ओके, माइक्रो में ज्यादा बड़ा कौन है? मिनी ज्यादा बड़ा है, मिनी बड़ा है माइक्रो से, माइक्रो एकदम छोटा है, माइक्रोमीटर है ना। तो क्या है, तो जो हमारा जो मिनी सैटेलाइट रहेगा इसमें लगभग 11 से 60 बेस पेयर का रिपीटेड सीक्वेंस बनता है। मैं क्या बोल रहा हूं, 11 से 60 बेस पेयर मतलब क्या, जैसे उसकी ए टी जी सी 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 जी ए टी 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 टी, तो ये पूरा सीक्वेंस है, ये फिर रिपीट करेगा। ऐसे करके कितना बड़ा सीक्वेंस हो सकता है, कितना हो सकता है? 11 से 60, कभी कभी 11 से 100 भी लिखा रहता है कभी कभी किसी जगह में, ठीक है। तो इतना बड़ा होता है। तो अगर रिपीटेड सीक्वेंस इतना लंबा होगा उसको हम लोग कहेंगे मिनी सैटेलाइट। माइक्रो में क्या होगा, रिपीटेड सीक्वेंस कितना होता है, 1 से 6 बेस पेयर का होता है, 1 से 6 बेस पेयर का होगा। मतलब ऐसे 80 करके रिपीट हो सकता है, 80G करके रिपीट हो सकता है। ओके, हमारा काम क्या है, मिनी सैटेलाइट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनी सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, टैंडम बात वर्ड को समझ। टैंडम रिपीट मतलब ऐसा रिपीट जिसके बीच में और कोई दूसरा बेस पेयर ना है, सिर्फ रिपीटेड सीक्वेंस रहे। मैंने बोला टैंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर। सोच के हम तीनों के बॉडी में ये वेरिएबल नंबर कितना होगा, सोच के ATT ऐसा करके वेरिएबल नंबर है, TTA ये वाला ATTA जो सीक्वेंस है ये मेरे बॉडी में भी है, तेरे बॉडी में भी है, तेरे बॉडी में भी है। लेकिन मेरे बॉडी में शायद ये 6 बार रिपीट हुआ है, तुम्हारे बॉडी में 4 बार रिपीट हुआ है, उसके बॉडी में 5 बार रिपीट हुआ है सबके बॉडी में है। लेकिन रिपीट कितना बार हो रहा है, इससे पता करेंगे कि तीनों में अलग कौन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। समझ में आया बात मैं क्या बोलना चाहा? तो क्या है, द पॉलीमॉर्फिक रिपीटेटिव सीक्वेंस सर्व्स द पावरफुल टूल टू आइडेंटिफाई इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। तो ये कितना बार रिपीट हो रहा है, 12 बोलो, रिपीटेटिव सीक्वेंस सब में है सेम, नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग अलग है सब में। ओके, इससे हम लोग देखेंगे। तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी भी सेल से, वो ब्लड हो, हेयर हो, नेल हो, सीमेन हो, किसी भी चीज से अगर हम लोग को क्या मिले, स्किन, बोन, किसी भी जगह से अगर हम लोगों को डीएनए मिल जाए, वो सेम नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। क्योंकि किसी भी सेल हो, आंख का सेल, हाथ का सेल, नाक का सेल, बाल का सेल, किसी भी जगह का सेल में भाई क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा ना, 23 पेयर ही रहेगा ना, ठीक है। तो वही बात है। तो क्या हो रहा है, सिंस दिस पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल, ये पॉलीमॉर्फिज्म पापा से बच्चे में आता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंटिंग टेस्टिंग भी करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का बात यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हमारा ये नॉन कोडिंग पार्ट में 0.1% जो पार्ट है, जो कोई कोड नहीं करता है, उसमें अगर कोई चेंज हो जाए वो इनहेरिट करता है, ठीक है। लेकिन ये इनहेरिट से हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगा, लेकिन ये हमारे बॉडी का प्रोटीन प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट है। अब क्या हुआ है, मेरा मर्डर हुआ है आज, ठीक है। मेरे पास यहां से मेरे डेड बॉडी के आसपास दोनों, एक जो सेल मिला है, मतलब मेरा सेल के अलावा एक दूसरा टाइप का सेल मिला है, ठीक है। हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों सेल किसका है। मैंने क्या बोला, ये सही है। तो जो मर्डर हुआ है, ठीक है, जो मर्डर हुआ है उसके बॉडी में एक दूसरा सेल मिला है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले जो सेल मिला है, दूसरा टाइप का सेल, ठीक है, किसी का हेयर हो सकता है, किसी का नाखून हो सकता है, कुछ हो सकता है, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएनए को निकालना पड़ेगा। पहले तो मुझे उसका डीएनए का सीक्वेंस का पैटर्न देखना है ना कि कैसे, उसके बाद हम लोग बाकी लोगों से मैच करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे मेरा मर्डर हो गया है, अब मेरे बॉडी में क्या है, दूसरा किसी का सेल मिला है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सेल से मुझे डीएनए का सीक्वेंस को पता लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मुझे उस सेल से डीएनए को निकालना है। डीएनए को कैसे निकाला जाएगा, मैंने बार बार बोला, ये डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, हम लोग तब पढ़ेंगे। मेरा लेक्चर भी देख लेना, स्पूलिंग बोलते हैं। बेसिकली क्या किया जाता है, चिल्ड इथेनॉल से डीएनए को अलग किया जाता है,
आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब डीएनए को सेल से अलग करेंगे। बहुत हम लोग देते हैं, बहुत सारे एंजाइम डालते हैं, आरएनएस, प्रोटीन, एंजाइम डालने के बाद उसको चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, उससे वो ऐसे लपेट जाएगा, धागा लपेटता है ना, एक मतलब कॉटन लपेटता है ना, उस तरीके का। ठीक है, तो आइसोलेशन करेंगे सेल से, डीएनए को अलग करेंगे। उसके बाद हम लोग को 0.1% सिर्फ काम वाला डीएनए को अलग करना है। पूरा डीएनए का सीक्वेंस 3.3 × 10⁹ बेस पेयर को अगर हम लोग देखेंगे, अगर वो सबका ढूंढने का दिमाग खराब हो जाएगा। सिर्फ काम का सीक्वेंस को अलग करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को काटना पड़ेगा, डीएनए का फ्रैगमेंट, वो काम वाला फ्रैगमेंट निकालना पड़ेगा। फ्रैगमेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, जो एंजाइम से करते हैं उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको हाँ फ्रैगमेंट तो कर रहे हैं ना, डीएनए को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं ना, उससे काम का सीक्वेंस निकालेंगे। हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, उससे काटेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, दिस जनरेट्स रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म वेयर फ्रैगमेंट साइज वैरी बिटवीन इंडिविजुअल। मतलब आप जब डीएनए काटा, उस डीएनए के अंदर जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस मिला, मेरे बॉडी में सोच वो 5 बार रिपीट हुआ, उसके बाद 6 में, उसके 7 में, तो सबका लेंथ अलग अलग होगा ना। तो मेरे बॉडी में जितना भी डीएनए का टुकड़ा मिला, उस डीएनए का टुकड़ा में जो काटने के बाद हर डीएनए का टुकड़ा का मॉर्फोलॉजी, शेप अलग अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, रेस्ट्रिक्शन काटने के बाद जो फ्रैगमेंट मिला उसका लेंथ अलग अलग है, लेंथ का पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। ओके, अब क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट करेंगे। बार बार बोल रहा हूं, अब ये सेपरेशन भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, वहां पे एजी है, मेरा लेक्चर भी एजी का, देख लेना। ठीक है, मैं फिर भी एक बार जल्दी समझा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीएनए फ्रैगमेंट है, मैंने एक बात बोली, मेरे पास डीएनए फ्रैगमेंट है, छोटा बड़ा अलग अलग होगा, उस डीएनए फ्रैगमेंट को मुझे अलग करना है, हर एक फ्रैगमेंट को अलग करना है। इतना छोटा है, थोड़ी ऐसे क्या उंगली से अलग नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, देख, क्या मेनली हम लोग डीएनए का किससे करते हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं। क्या करेंगे, देख कि कैसे करते हैं। हम लोग ऐसे कुछ गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ गड्ढा बनाते हैं। पहला वाला गड्ढा में प्रोब रहता है, जो डीएनए को मुझे अलग करना है वो रहता है, वो बाद में देखेंगे, वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। अब एक बात देख, सोच कि ये गड्ढा में यहाँ पे एक डीएनए है, यहाँ पे एक डीएनए है, यहाँ पे एक डीएनए, यहाँ पे एक डीएनए, अलग अलग टुकड़ा को डालेंगे। ये गड्ढा जिस ट्रे में रहता है ना, उस ट्रे में हम लोग क्या डालते हैं, एगारोस जेल डालते हैं। एगारोस जेल क्या है, ये बेसिकली एक पाउडर रहता है जो कि रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है, वो पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन में डाल के, पानी में नहीं, बफर सॉल्यूशन बेसिकली रहता है, पानी में डालने के बाद उसको क्या ठंडा किया जाता है ताकि वो जम जाए। जमने के बाद ना वो लगभग वैक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मोम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब एक बात देखिए, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट ग्रुप है डीएनए के अंदर। तो क्या करेंगे, इसके दोनों साइड पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोड्स। यहां पे लगाएंगे हम लोग कैथोड, और यहां पे लगाएंगे एनोड। स्पेलिंग सही है? हाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट होता है, तो क्या होगा, डीएनए का टुकड़ा एनोड की तरफ जाएगा। अब एक बात बोल, सोच जैम लगा हुआ है एक रास्ते में, ठीक है, उसके पास एक कार है, तेरे पास एक ऑटो है, ठीक है, और मेरे पास एक साइकिल है। उस जैम में सबसे पहले कौन निकलेगा, हम निकलेंगे, क्योंकि साइज छोटा है, हम आराम से निकल के, जो नेट यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये चीज, तो उस काट के सबसे आराम से हम निकल पाएंगे, सबसे लास्ट में वो निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो डीएनए का साइज छोटा है, स्मॉलर डीएनए ज्यादा दूर जाएगा और लार्जर डीएनए ज्यादा मतलब पास में रहेगा, पीछे की तरफ रह जाएगा, रहेगा ना। तो सोच कि ये डीएनए का साइज 5 है, इसका साइज 5, इसका साइज 4, इसका 3, इसका 2 है, तो 2 ऐसे रहेगा, ऐसे 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 होगा ना, समझ में आ रहा है ना बात। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब एक बात देख, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
अब मेरे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ, मुझे इसको अलग करना पड़ेगा, डीनेचर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे डीएनए को अलग करना पड़ेगा टुकड़ा को। कैसे अलग करेंगे? उसमें हम लोग एल्कालाइन मीडियम में डाल देंगे तो वो अलग हो जाता है दोनों, ठीक है। अब क्या करेगा? तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एगारोस जेल का मीडियम है ना, ये उतना बढ़िया नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। ये इस मीडियम में हम लोग डीएनए को देख नहीं पाएंगे ठीक से। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा मीडियम में लाना पड़ेगा जो कि क्या है, जो नाइट्रोसेलुलोज और नाइलन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एगारोस जेल से ये जो डीएनए का जो अभी स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग किस मीडियम में लाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन में लाएंगे। समझ में आया बात? तो ये क्या है, ये सॉलिड सपोर्टिंग मेम्ब्रेन है, ताकि वो ज्यादा टाइम तक रह पाए, हम लोग उससे उसको रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेम्ब्रेन में, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन में। ये डीएनए को एगारोस जेल से नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन मीडियम में लाने का जो टेक्निक है, इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलेंगे? सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अगर हम लोग डीएनए की जगह अगर हम लोग आरएनए को लाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अगर हम लोग प्रोटीन को लाते हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके केस में होता है? आरएनए के केस में होता है। वेस्टर्न किसके केस में होता है? प्रोटीन के केस में होता है, ठीक है। ईस्टर्न होता है, ईस्टर्न भी होता है, वो बेसिकली कोई पर्टिकुलर प्रोटीन के केस में होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से हुआ या नहीं उसको देखने के लिए ईस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। तुम लोग सिर्फ ये तीनों याद रखो। सदर्न ब्लॉटिंग क्या, जब डीएनए को हम लोग एगारोस जेल से नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज में लाएंगे उसको सदर्न ब्लॉटिंग। अगर वो आरएनए को लाते तो हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और अगर हम लोग प्रोटीन को लाते उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ओके। अब क्या करेंगे देखिए, अब अगर हम लोग नाइलॉन में ला भी देना तब हम लोग क्या कर पाएंगे, तब भी हम लोग उसको ठीक से देख नहीं पाएंगे। देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल डालना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव मटेरियल डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? वो है रेडियो एक्टिव प्रोब। क्या डालना पड़ेगा? प्रोब डालना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव प्रोब। ये प्रोब किस चीज का होता है? एक बात देख, हमें सबसे पहले पता लगाना है कि दया पता लगाओ कि जो सेल मिला है उस पर रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है। सोच कि मेरा गला घोट के मारा गया है, यहाँ पे जो हाथ का या फिर जो भी सेल मिला है उस सेल में रिपीटेटिव सीक्वेंस को पता लगाना पड़ेगा। सोच के मैंने पता लगा कि रिपीटेटिव सीक्वेंस है ATTA, ये मेरा रिपीटेटिव सीक्वेंस है। हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेटिव सीक्वेंस का प्रोब बनाएंगे। प्रोब मतलब इसका, अगर ATTA है तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रोब क्या होगा, बोल। A के उल्टा में क्या होगा, TAT, इसका उल्टा होगा, A के साथ T जुड़ता है, T के साथ A जुड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक बेस पेयर बनाएंगे जो कि रेडियो एक्टिव होगा। ये नॉर्मल थायमिन, नॉर्मल एडेनिन नहीं होगा, रेडियो एक्टिव थायमिन, रेडियो एक्टिव एडेनिन से बना होगा जो चमकेगा, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या किए, द मेम्ब्रेन इज देन इंक्यूबेट विद रेडियो लेवल प्रोब, VNTR प्रोब। दिस प्रोब इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो प्रोब किसका होता है? सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, डीएनए का होता है, तभी तो जुड़ेगा ना। डीएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटेड टू द VNTR रीजन, जो चीज रिपीट हो रहा है उसका रीजन का, एंड इट बाइंड्स हाइब्रिडाइज्ड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन। तो वो ये क्या करेगा, अगर ये TTAAT है तो ये ATTA जो कि रिपीट हो रहा है उसके साथ बाइंड कर देगा। अब क्या करना पड़ेगा, बाकी पार्ट को मुझे धो देना पड़ेगा। जो जुड़ना है जुड़ गया, बाकी सारा पार्ट रहेगा तो बेकार दिमाग खराब होगा हम लोगों का। तो क्या करना पड़ेगा, उसको धो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, डिटेक्शन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एक्सरे प्लेट में लाएंगे, एक्सरे फिल्म में लाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म में लाएंगे और क्या करेंगे, एंड एक्सरे फिल्म प्लेस नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन में लाएंगे, किसका मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन का, उसके पास हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म लाएंगे। द रेडियोएक्टिव प्रोब एक्सपोज द फिल्म। अब उस एक्सरे प्लेट में क्या होगा, रेडियोएक्टिव पार्ट चमकेगा, ठीक है। एक्सपोज द फिल्म एंड प्रोड्यूस डार्क बैंड। वो ज्यादा चमकेगा तो डार्क बैंड प्रोड्यूस करेगा। द यूनिक पैटर्न ऑफ VNTR फॉर दैट इंडिविजुअल डीएनए एंड डीएनए रिपीट। तब इससे क्या होगा, अब इसमें क्या होगा देख, अब यहां पर क्या होगा देख, बहुत अच्छे समझना। जब ये चमकेगा, अब हम लोग किस किस का एक्सरे फिल्म बनाए, डेड बॉडी के अंदर जो सेल मिला है उसका एक्सरे फिल्म बना लिए, ठीक है। और जो जो मेरा मतलब ये लोग मर्डर कर सकता है, अभी मेरा डेथ हो गया है, मेरा मर्डर हो गया, अब सोच कि दोनों है, ये दोनों में कोई एक मर्डर करेगा,
ठीक है, तो हम उन लोगों का भी ऐसा सेल निकाल के ऐसा एक्सरे फिल्म डालेंगे। तो एक बात बोल दो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मेनली क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, किस चीज का जो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके ऊपर देखेंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर देखेंगे, एगर ओरिजिनल के ऊपर देखेंगे, या एक्सरे फिल्म के ऊपर देखेंगे, एक्सरे फिल्म के ऊपर देखेंगे। ओके, समझ आ रहा है बात? तो वहां पे देखेंगे। अब अगर बोलेगा प्रोब कहां पे लगाया जाएगा, बोलना नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में लगाया जाएगा। ठीक है, अब एक बात देख, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देख क्या है मेरा बात। तो ये मेरे पास यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम दिया गया है, मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बात में एनसीईआरटी में यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा अलग है, तो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, सोच कि मेरे पास जो सेल मिला है डेड बॉडी से, जो सेल मिला है वहां पे क्या जा रहा है, वहां पे मैंने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 3, यही तीनों सेल को मैंने, यही तीन क्रोमोसोम को मैंने अलग कर पाया क्रोमोसोम से। तो ये जो तीनों क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर रहेगा, ठीक है, पेयर रहेगा, यहाँ पे पेयर रहेगा ना, ठीक है। उतना अब क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्रोमोसोम नंबर 1, 2 और 3 में कौन सा सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, कितना बार रिपीट हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 1, 2 और 3 में कितना बार सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। मैंने बात सुन, किसका देख रहे हैं, जो सेल मुझे डेड बॉडी से मिला है। ठीक है, मैंने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 1 अगर मैं बनाऊं तो क्रोमोसोम नंबर 1 में मेरा होमोलोगस में दोनों में अलग अलग रिपीट होता है, बार बार बोल रहा हूं। क्रोमोसोम नंबर 1 में, जो क्रोमोसोम नंबर 1 में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार रिपीट होता है, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडरबिट कितने 5, ठीक है, ATT है 5 बार रिपीट हो रहा है। 1 का जो 1 डैश है होमोलोगस पेयर में, वहां पे मैं बोल रहा हूं 3 बार रिपीट हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट मैंने क्या बनाया, नेक्स्ट में क्रोमोसोम नंबर 2 बनाना, 2 में देखा जा रहा है VNTR 1 2 3 4 5 6 7, 2 में और 2 डैश में कितना बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो रहा है। ठीक है, इसमें कितना बार था, 1 2 3 4 5 6 7 बार, इसमें 10 बार, इसमें कितना बार 5 बार, इसमें 3 बार, है ना। अब क्या है, दूसरा मैं पकड़ ले रहा हूं 3 नंबर क्रोमोसोम, 3 नंबर वाला। ठीक है, 3 नंबर में एक में 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 3 है, और 3 डैश में कितना बार हो रहा है, 3 डैश में हो रहा है 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। ठीक है, 3 बार रिपीट हो रहा है कहां पे, 3 डैश में। अब देखते क्या करना, अब अगर मैं इन लोगों को, अब मैं एक्सरे फिल्म में जब इसका पोजीशन देखूंगा तो ये पोजीशन कैसे होगा, ठीक है, समझना मेरा बात। ठीक है, तो इसका पोजीशन कैसे होगा, पहला में देख, सबसे बड़ा कौन है, मैंने इसको पहले मार्क करूंगा यहां से, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सबसे बड़ा कौन है, हाँ सबसे बड़ा 10 कहां पे था, 2 में था। ठीक है, तो सबसे पास में कौन रहेगा, ये वाला रहेगा, उसके बाद कौन था, 7 था ना, यहाँ पे 7 जाएगा। ठीक है, उसके बाद उससे कम क्या रहेगा, 5, पिंक वाला था, 5 में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन है, ब्लू वाला देख, 4। ठीक है, उसके बाद ऐसे ये 2 कर देते, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते, इसे 2 है यार। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 के बाद 3 किसका है, 1 डैश का है, 1 डैश का कर देते 3। ठीक है, और सबसे पहले 2 किसका है, ये हमारा 3 डैश का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, ऐसे मेरा पैटर्न बनेगा क्रोमोसोम 1 2 3 का पैटर्न ऐसे बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बाकी जो दोनों सस्पेक्ट है उसका देखेंगे।
क्योंकि मेरे पास जो सेल है उसमें ये पैटर्न मिला है। अब सोच कि पहले मैं बिट्टू का अगर सैंपल लूं, बिट्टू का सैंपल अगर लूं तो मैं देख रहा हूं कि 10 नंबर ये एक सैंपल है, ठीक है, ये 10 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हे प्रभु जी वाले और 10 सीधा ना अगर हम लोग देखें तो अगर उसका क्या आ गया, उसका आया 10 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है। उसमें यहाँ पे क्या आया, उसका एक ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो किसका मिल रहा है, इसका उसका मिल रहा है, वो मारा है, उसका भी ठीक है, वो मारा है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे क्या देखते हैं, पैटर्नल डिसाइड कैसे करेंगे। जो हमारा दोनों डीएनए लिए, ठीक है, ये था हमारा एक डीएनए में, देख क्रोमोसोम नंबर 7 में क्या हो रहा है, पैटर्नल क्रोमोसोम कितना है, 1 2 3, क्रोमोसोम नंबर 7 मैटरनल क्रोमोसोम में 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 में कितना बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देख, अगर मैं बनाऊं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 में देख 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 बार, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार, यहाँ पे 7 बार, ठीक है, यहाँ पे 7 बार। क्रोमोसोम नंबर 2 में 5 बार, यहाँ पे कितना बार, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, ठीक है, 10 या 11 होगा शायद से, ठीक है। यहाँ पे 5 2 बार, ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। दोनों पैटर्नल मैटरनल, मतलब यहाँ पे ए बोल रहा है मैं पापा हूँ, यहाँ पे बी बोल रहा है मैं पापा हूँ। अब हम लोग जब फिंगरप्रिंटिंग में देखेंगे, ठीक है, अब जब हम लोग फिंगरप्रिंटिंग में देखेंगे तो ये सी क्या था, बच्चा था। इसका देख, इसके अगर हम लोग क्रोमोसोम नंबर 11 देखें तो देखिए इसमें कितना बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे देख 11 बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ना पोजीशन गड़बड़ कर दिया यहाँ पे इस बुक में। तो क्या है, यहाँ पे कितना बार रिपीट हो रहा है, जो हमारा टेंडम रिपीट कितना है क्रोमोसोम नंबर 11 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख बी का आ रहा है 11 में, ठीक है, सी के कहाँ पे है, सी का भी आ रहा है 11 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी का दूसरा वाला कहाँ पे आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है, दूसरा रिपीट कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, मतलब 11 10 9, दूसरा वाला कहाँ पे चेंज आएगा, 9 पोजीशन में आएगा। देखिए यहाँ पे पूरा बीच में रख दिया है, देख सी का और बी का मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। क्रोमोसोम नंबर 7 में कितना बार रिपीट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 9 के बाद में 8 में आया है सी का, यहाँ पे देख बी का भी आया है 8 में, और ए का भी आया है 8 में, देख दोनों का मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 7 में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पोजीशन में आएगा, ठीक है। 7 नंबर पोजीशन में किसका आया है, देख एक आया है, एक आया है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2 में कितना रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 नंबर पोजीशन में देख 5 नंबर में दोनों का आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 बार आया है, 2 नंबर पोजीशन में दोनों का आया है, ठीक है। लेकिन ओवरलैप कौन कर रहा है, इसके साथ इसका मिल कौन रहा है, बी का, तो पता चल जाएगा बी कौन है, पापा है। समझ में आया कैसे हो रहा है। लास्ट क्या है, तो कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में यूज करेंगे, कौन खूनी है पता लगाने के लिए, पैटर्निटी मैटरनिटी डिस्प्यूट के लिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, मेरे क्रोमोसोम मैपिंग मुझे अगर करना है तो, इमिग्रेशन के केस में, मतलब क्या है, कोई चाइना से इंडिया आ चुका है, ठीक है, या फिर पाकिस्तान से इंडिया आ चुका है, बोला कि मेरा फैमिली है, अब तो झूठ भी बोल सकता है, देखते फैमिली है या नहीं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनल स्टडी, कितना हमारे बायोडाइवर्सिटी अलग अलग चीज में किस तरीके का जेनेटिक कोड है, वो देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो बायोडाइवर्सिटी स्टडी स्टडीइंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी विद पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशनल रिलेशनशिप, मतलब हर एक स्पीशीज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला चीज यूज करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करेंगे। ओके, क्लियर।